तो नमस्कार साथियों, आज फिर से आपका स्वागत है हमारी इस पॉलिटिकल क्लास के अंदर। तो हम किसकी बात कर रहे थे? हमने पढ़ा था दोस्तों कल क्या मौलिक कर्तव्य है। भाग 4 के अंदर, भाग 4 ए के अंदर हमने क्या पढ़ा था? मौलिक कर्तव्य पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद की बात करूं तो कौन सा अनुच्छेद था? 51 ए के अंदर। मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था भाग 1 के अंदर। क्या बताया था मैंने आपको? भाग 1 के अंदर संघ व उसका राज्य क्षेत्र, संघ व उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 के अंदर दोस्तों मैंने आपसे बात की थी, कौन से भाग की बात की थी? नागरिकता। किसकी बात की थी मैंने? नागरिकता। और नागरिकता के अंदर मैं अनुच्छेद की बात करूं तो 5 से 11 अनुच्छेद थे। और संघ व उसका राज्य क्षेत्र, इसके अंदर अगर मैं बात करूं अनुच्छेद की तो 1 से 4 अनुच्छेद थे। भाग 3 की अगर मैं बात करूं, किसकी? भाग 3। और भाग 3 में मैंने आपको क्या बताया था? मौलिक अधिकार। किसकी बात की थी मैंने? मौलिक अधिकारों की बात की थी, मौलिक अधिकार। और इसके अंदर अनुच्छेद कितने थे? 12 से 35। और ये कहाँ से लिए गए थे? अमेरिका से थे। कहाँ से? अमेरिका से। ये बार बार पूछा जाता है कि कौन सी मौलिक अधिकार, नागरिकता और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ग्रहण किए गए हैं, तो ये आपको क्या करना है? याद करना है। भाग 4 में मैंने आपसे बात की थी किसकी? नीति निर्देशक तत्व की, नीति निर्देशक तत्व की। और इसमें अनुच्छेद की बात करूं तो कौन सा अनुच्छेद था? 36 से 51। और ये कहाँ से ग्रहण किए गए थे? आयरलैंड से। कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड से। और फिर मैंने ऊपर आपको बताया थी भाग 4 ए में क्या बात की थी मैंने? मौलिक कर्तव्य। इसमें क्या है? मौलिक कर्तव्य है। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? कितने हैं? मैंने आपको बताया था कि वर्तमान के अंदर 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मूल संविधान के अंदर कोई मौलिक कर्तव्य का नाम नहीं था। सरदार शरण सिंह समिति की सिफारिश पर कितने जोड़े गए? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और जो 11वां जो मौलिक कर्तव्य था वो जोड़ा था 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। तो हमने कहाँ से कहाँ तक पढ़ा? भाग 4 एक तक पढ़ लिया हमने, मतलब मौलिक कर्तव्य तक क्या कर लिया हमने? बात कर ली है। आज हम पढ़ेंगे भाग 5। कौन सा भाग पढ़ेंगे हम? भाग 5। और भाग 5 में क्या है? संघ सरकार है। क्या है भाग 5 के अंदर? भाग 5। और भाग 5 में क्या है? संघ सरकार। किसकी बात होगी भाग 5 के अंदर? संघ सरकार की क्या होगी? बात होगी। और संघ सरकार की बात करूं तो 52 से लेकर अनुच्छेद कितनी बात होगी? 151। मतलब 52 से लेकर कहां तक पढ़ेंगे हम? 151 तक। डरो मत, पूरे अनुच्छेद नहीं पढ़ाऊंगा। हम इसमें से जो मोस्ट मोस्ट अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति पद के अंदर काम आएंगे, तो संघ सरकार के अंदर हम पहले पढ़ेंगे कौन सा? राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति के बारे में हम क्या लेंगे? पूरी जानकारी लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। कौन सा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हमारा आज का टॉपिक कौन सा है? राष्ट्रपति, जो क्या है? भारत का प्रथम नागरिक है। क्या है राष्ट्रपति? भारत का प्रथम नागरिक है। अनुच्छेद 52 में लिखा है, अनुच्छेद 52 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 52 के अंदर लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वैसी कंडीशन ये, अगर आपको पूरा राष्ट्रपति याद हो गया ना, तो राज्यपाल क्या आपका ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। सिर्फ 10% क्या है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है, बाकी सेम है। आपको अनुच्छेद जो है अलग से ध्यान रखने पड़ेंगे, बाकी अंदर जो मैटर है वो क्या है? सेम है। उसमें लिखा होगा कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का क्या हो सकता है? राज्यपाल होगा। और इसमें क्या लिखा हुआ है? भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के अंदर दोस्तों क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 53 के अंदर क्या लिखा हुआ है? देश की समस्त, देश की समस्त कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका क्या? देश की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। देश की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी?
राष्ट्रपति में निहित होगी। जिसका उपयोग राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों से कर सकता है। क्या लिखा हुआ 53 के अंदर? देश की समस्त कार्यपालिका, मतलब देश की जो समस्त कार्यपालिका शक्ति है ना, वो किस में निहित होगी? राष्ट्रपति के अंदर क्या होगी? निहित होगी। जिसका उपयोग क्या कर सकता है? राष्ट्रपति स्वयं कर सकता है या अपने क्या जो नीचे उसके अधीनस्थ अधिकारी है उसके द्वारा करवा सकता है। अनुच्छेद 54 के अंदर क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 54 के अंदर है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। किसका निर्वाचक मंडल? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल मतलब जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उस चुनाव के अंदर कौन कौन भाग लेते हैं और कौन भाग नहीं लेते हैं उसकी बात किसके अंदर लिखी गई है? आर्टिकल 54 के अंदर लिखी गई है, जिसके अंदर लिखा है कि राष्ट्रपति का क्या है? निर्वाचक मंडल। और अगर क्या हम इसकी जो पूरी बात करेंगे, लेकिन एक बार हम इस अनुच्छेद को देख लेते हैं, ठीक है? अनुच्छेद की बात करता हूं मैं 55। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया किसके अंदर है? राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वो किसके अंदर है? 55 के अंदर है। तो 52 में क्या लिखा हुआ है? 52 में लिखा हुआ है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इतनी सी छोटी सी बात लिखी हुई है आर्टिकल किसमें? 52 के अंदर। क्या है कि भारत का एक ही क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 53 में क्या लिखा हुआ है? देश की समस्त कार्यपालिका शक्ति, किस शक्तियों की बात कर रहा हूं मैं? कार्यपालिका शक्तियों की बात कर रहा हूँ। देश की समस्त जो कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित होगी? राष्ट्रपति के अंदर निहित होगी। जिसका उपयोग क्या कर सकता है? राष्ट्रपति स्वयं कर सकता है या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों से करवा सकता है। और आर्टिकल 54 क्या बोल रहा है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल मतलब राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसमें कौन कौन भाग लेगा उसकी बात होगी। और 55 में क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। क्या? राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की प्रक्रिया दी गई है वो किस में दी गई है? आर्टिकल 55 के अंदर दी गई है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। 55 में क्या है? राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। आर्टिकल 56 में अब अनुच्छेद कौन सा आता है? अनुच्छेद आता है कौन सा? 56। आर्टिकल 56 के अंदर क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति का क्या कार्यकाल क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कार्यकाल या फिर हम इसे कह सकते हैं पदावधि। क्या कह सकते हैं? पदावधि। तो आपको पता होगा राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। हम इसके भी आगे बात करेंगे। अनुच्छेद 57 में क्या लिखा है? राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन। क्या? 57 में क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन। राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन। अनुच्छेद 58 में क्या दे रखा है? अनुच्छेद 58 आर्टिकल 58 में क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति पद हेतु योग्यताएं। पद हेतु योग्यताएं दोस्तों किसके अंदर है? 58 के अंदर है। अनुच्छेद की बात करूं मैं 59 59 की, तो राष्ट्रपति पद हेतु जो शर्तें है ना वो किस में लिखी गई है? 59 के अंदर दी गई है। तो राष्ट्रपति पद हेतु शर्तें किसमें है? आर्टिकल 59 के अंदर है। और अनुच्छेद 60 के अंदर क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 60 के अंदर दोस्तों लिखा हुआ है राष्ट्रपति पद की शपथ। राष्ट्रपति पद की जो शपथ लेगा, शपथ की बात किसमें की गई है? अनुच्छेद 60 के अंदर। और अनुच्छेद 61 के अंदर क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 61 के अंदर लिखा हुआ है महाभियोग की प्रक्रिया। क्या है? महाभियोग। महाभियोग की प्रक्रिया किसमें है? 61 के अंदर है। तो आर्टिकल 56 में क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति क्या जो पद है उसका क्या कार्यकाल
कितना है, मतलब कार्यकाल की बात किस में हो रही है, 56 के अंदर हो रही है। और 57 में क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति का क्या है, पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन किसके अंदर लिखी हुई ये बात है, 57 के अंदर। और पद हेतु जो योग्यताएं, मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या आपको योग्यताएं होनी जरूरी है, वो किस में लिखी गई है, 58 के अंदर। और जो शर्तें हैं वो किसके अंदर लिखी गई है, 59 के अंदर लिखी गई है। और राष्ट्रपति जो पद की शपथ है, मतलब किस अनुच्छेद के तहत जो राष्ट्रपति है अपने राष्ट्रपति पद की जो शपथ लेता है वो किस में लिखी गई है, 60 के अंदर। और महाभियोग की प्रक्रिया, मतलब राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया है, राष्ट्रपति क्या करता है, अगर संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण करता है तो क्या किया जाएगा, उसके खिलाफ है जो महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मतलब जो राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया का नाम है ना, उसका क्या नाम है, महाभियोग प्रक्रिया। तो जो महाभियोग की प्रक्रिया रहेगी वो किस में अंदर रहेगी, अनुच्छेद 61 के अंदर। तो एक बार आप इतना स्क्रीनशॉट लो। अब क्या है कि हम एक एक अनुच्छेद को पढ़ेंगे कि किस अनुच्छेद में कौन सी बात लिखी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 58 की। 58 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति पद हेतु योग्यताएं। और मैंने कौन सा अनुच्छेद बताया है, अनुच्छेद 58 में। योग्यताएं किसके अंदर है, अनुच्छेद 58 के अंदर है। इसमें ध्यान रखना, आपको सिर्फ 3 योग्यताएं ध्यान रखनी है। कितनी योग्यता है राष्ट्रपति पद हेतु, राष्ट्रपति बनने के लिए 3 ही योग्यता है। कितनी योग्यता है, 3 है। नंबर 1 क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक हो। तो ये तो आपको पता ही है कि कोई भी हम जो पद ग्रहण करते हैं, सरपंच बने या मुख्यमंत्री बने या प्रधानमंत्री बने, तो उसके लिए क्या है, भारत का नागरिक, मतलब भारत का तो होना ही चाहिए। तो भारत का नागरिक हो। और जो न्यूनतम उम्र है, न्यूनतम उम्र कितनी हो, न्यूनतम उम्र 35 वर्ष हो। कम से कम चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र चाहिए, 35 साल का कम से कम होना चाहिए। तो न्यूनतम उम्र 35 वर्ष, ऊपर कितना भी हो सकता है। उसके बाद में तीसरी कंडीशन है लोकसभा, क्या, लोकसभा का, लोकसभा का सदस्य बनने जैसी क्या हो, योग्यता हो। लोकसभा का सदस्य बनने जैसी योग्यता हो। कितनी ध्यान रखनी है आपको योग्यताएं, सिर्फ 3 योग्यताएं ध्यान रखनी है। कौन कौन सी, एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या है, राष्ट्रपति अगर बनना है तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले वो व्यक्ति भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। उम्र कम से कम उसकी कितनी होनी चाहिए, कम से कम 35 होनी चाहिए, ठीक है। और लोकसभा का सदस्य बनने जैसी योग्यता हो। यहाँ पर ही मैंने शब्द लिखा है कौन सा, लोकसभा। यहाँ पर अगर क्वेश्चन आपसे गलत करवाना होगा तो यहाँ पर क्या दे देगा आपको, राज्यसभा। उसमें लिख देगा कि राज्यसभा का सदस्य बनने जैसी योग्यता होनी चाहिए। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, लोकसभा का सदस्य बनने जैसी क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो। 58 में क्या पढ़ी है हमने, योग्यताएं। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 59 के अंदर, जो किसकी मैंने बताया था, शर्तें। तो राष्ट्रपति पद से संबंधित जो शर्तें हैं उसकी बात करेंगे। क्या लिखा है, राष्ट्रपति राष्ट्रपति पद से संबंधित क्या है, राष्ट्रपति पद से संबंधित शर्तें हैं, किसमें है, अनुच्छेद 59 के अंदर क्या है, लिखा है। तो क्या है, राष्ट्रपति पद से संबंधित जो शर्तें हैं वो किसके अंदर है, अनुच्छेद 59 के अंदर है। इसमें पहली शर्त क्या है, संसद, क्या, संसद या विधानमंडल, संसद या विधान संसद या विधानमंडल का सदस्य क्या हो, नहीं हो। क्या इसमें संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं हो, अगर है तो उसे त्याग पत्र देना होगा। क्या होगा, त्याग पत्र देना होगा। संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं है होना चाहिए, अगर वो है तो उसे क्या करना पड़ेगा, त्याग पत्र देना होगा। अन्यथा क्या हो जाएगा, अन्यथा उसकी क्या है, सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अन्यथा उसकी सदस्यता समाप्त हो
जाएगी, क्या हो जाएगी, अन्यथा उसकी क्या है, जो है सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। नंबर 2 पर शर्त है आजीवन आजीवन शासकीय आवास का हक होगा। नंबर 3 शर्त क्या है, कार्यकाल के दौरान कार्यकाल के दौरान कार्यकाल के दौरान वेतन भत्तों में कौन सा परिवर्तन, अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और 4 नंबर पर इसमें कौन सी बात लिखी गई, कितनी शर्तें इसमें, 4, और चौथी शर्त कौन सी है, वो व्यक्ति क्या नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर न हो, क्या है, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो शर्त, सबसे पहले शर्त किसके अंदर है, अनुच्छेद 59 के अंदर क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति पद से संबंधित शर्तें, कौन से में है, 59 के अंदर। कितनी शर्तें हैं, टोटल 4 शर्त है। पहली शर्त कौन सी है, संसद या विधानमंडल का जो राष्ट्रपति जो पद के लिए उम्मीदवार है वो क्या नहीं होना चाहिए, संसद या विधानमंडल का क्या नहीं होना चाहिए, वो सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसको वहां से क्या देना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा, अन्यथा क्या हो जाएगी, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। जो राष्ट्रपति बनेगा उसको क्या है, आजीवन के लिए क्या है, शासकीय आवास का हक होगा। और कार्यकाल के दौरान वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन, अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और क्या है, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब ये लाभ का पद क्या है, हम इसकी बात करेंगे, पहले इसको क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। जो लाभ का पद है ना, इसकी क्या है, संविधान में स्पष्ट व्याख्या नहीं है, लेकिन क्या है, संघ या राज्य सरकार के अंदर जो वेतन भत्ते और शक्तियां जो प्राप्त करता है ना, वो क्या है, लाभ का पद है। मतलब जिसके मतलब अकाउंट के अंदर सरकारी खजाना आ रहा है, वो क्या है, लाभ का पद है। नोट लगा के आप एक बात लिखो, आपको क्या लिखना है, लाभ के पद की संविधान में स्पष्ट व्याख्या नहीं है, क्या है, लाभ के पद की संविधान में क्या स्पष्ट व्याख्या नहीं है, लेकिन स्पष्ट है कि, क्या है, स्पष्ट है कि यदि कोई व्यक्ति, क्या, यदि कोई व्यक्ति संघ या राज्य से वेतन भत्ता या शक्ति प्राप्त करता है, शक्ति प्राप्त करता है, तो वो क्या है, तो वो लाभ का पद माना जाएगा। क्या है, लाभ के पद की जो स्पष्ट क्या व्याख्या नहीं, आपको सीधा से ध्यान रखना चाहिए कि जो संघ मतलब सेंट्रल सरकार के अंदर हो या राज्य सरकार के अंदर हो, क्या जो सरकारी जॉब के अंदर हो, तो वो क्या है, मतलब सरकारी या तो उसे शक्तियां प्राप्त हो रही है, या फिर क्या है, वो वेतन भत्ता अगर प्राप्त कर रहा है, तो वो पद कौन सा है, लाभ का पद है। अब लाभ के पद से संबंधित बताऊं तो एक नोट आप और लगाकर लिखो, कौन सा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, कौन सा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ व राज्य के मंत्रियों मंत्री का पद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ व राज्य के मंत्री का पद क्या है, मंत्री का पद लाभ का पद नहीं माना जाएगा। मतलब क्या है, अगर पद पर कौन है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ व राज्य के जितने भी मंत्री है ना, उनका क्या है, लाभ का पद नहीं माना जाएगा। एक नोट लगा के लिखो, लाभ के पद से संबंधित जो वाद आया था वो कौन सा था, जया बच्चन बनाम, जया बच्चन बनाम भारत संघ। और ये कब आया था, 2007 के अंदर आया था। इसका संबंध किसे था, संबंध था
लाभ के पद से, लाभ के पद से। तो कौन सी बात कर रहा हूं मैं, लाभ के पद की। तो लाभ के पद की क्या संविधान में स्पष्ट व्याख्या नहीं है, लेकिन स्पष्ट है कि यदि कोई व्यक्ति संघ या राज्य से वेतन भत्ता या शक्ति प्राप्त करता है तो वो क्या है, लाभ का पद माना जाएगा। दूसरी में बात ये क्या बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ व राज्य सरकार के जितने भी मंत्री है ना, उनका जो पद है वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा। और लाभ के पद से संबंधित जो वाद है था ना, कौन सा लाभ का पद है और कौन सा नहीं है, उससे संबंधित जो वाद था वो कौन सा था, जया बच्चन बनाम भारत संघ 2007 का संबंध किससे था, लाभ के पद से था। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। क्या, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम कब बना था, इसकी बात करेंगे हम। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी अधिनियम, और ये कब आया था, कब आया था, 1952। कब आया था, 1952 में आया था। कब आया था, 1952। और इसमें जो परिवर्तन संशोधन किया गया, कब किया गया था, 1997 के अंदर। क्या किया गया था, 1997 के अंदर। इसमें प्रावधान किया गया, इसमें प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति के चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव में कितने होने चाहिए प्रस्तावक, 50 प्रस्तावक, और कितने, 50 अनुमोदक होने चाहिए। और जमानत राशि कितनी होनी चाहिए, जमानत राशि होगी वो कितनी होगी, 15,000 रुपए होनी चाहिए। क्या है, इसमें प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में कितने, 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक और जमानत राशि क्या, 15,000 रुपए होना क्या अनिवार्य है। यदि कोई उम्मीदवार, क्या है, यदि कोई उम्मीदवार, यदि कोई उम्मीदवार, क्या, यदि कोई उम्मीदवार आवश्यक मतों का, यदि कोई उम्मीदवार आवश्यक मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं करता है तो, क्या, यदि कोई उम्मीदवार आवश्यक मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं करता है तो उसकी जमानत जो राशि है, उसकी जमानत राशि किसमें जमा हो जाएगी, आरबीआई में जमा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आरबीआई के अंदर जमा हो जाएगी। तो कौन सा अधिनियम पढ़ा हमने, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी अधिनियम। कब आया था, कब आया था, 1952 में। कब, 1952 के अंदर। इसमें संशोधन कब किया गया था, कब किया गया था, 1997 के अंदर है। इसमें प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में कितने प्रस्तावक, 50 प्रस्तावक, और अनुमोदक कितने, 50 अनुमोदक, और जमानत राशि कितनी, 15,000 रुपए की। ठीक है। और इसमें दूसरी शर्त क्या बोली है, यदि कोई उम्मीदवार, मतलब कोई भी उम्मीदवार है राष्ट्रपति पद हेतु, अगर वो आवश्यक मतों का कितना, 1/6 मत, 1/6 मत का मतलब, 1/6 मतलब टोटल व्यक्ति कितने मत, कितने, 6 है। अगर व्यक्ति उस 6 में से एक मत के उसे प्राप्त करना है, जैसे 12 मत है तो उसे कितने प्राप्त करने हैं, 2। कितने करने हैं, 2। अगर 24 मत है तो उसको कितने प्राप्त करने हैं, 4। अगर ये इतनी कंडीशन नहीं करता है तो क्या है, उसकी जो 15,000 रुपए की राशि है ना, वो किसमें चली जाएगी, आरबीआई बैंक के अंदर चली जाएगी। तो कितनी आवश्यक मतों का कितना, 1/6, कितना भाग जमा होना चाहिए, 1/6 मत प्राप्त करना चाहिए। तो उसकी क्या है, अगर नहीं करता तो उसकी जमानत राशि आरबीआई में क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी। तो आप इसका क्या एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। किसमें बात की थी मैंने, आर्टिकल 54 के अंदर। किसमें की थी, अनुच्छेद 54 के अंदर। किसकी बात की थी मैंने, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। क्या लिखा हुआ इसमें, राष्ट्रपति का निर्वाचक, क्या, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल।
कौन से अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 54 के अंदर है। कौन से अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 54 के अंदर है। क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। इसमें क्या है, कौन कौन से सदस्य जो भाग लेंगे और कौन से सदस्य क्या है भाग नहीं लेंगे, उसकी बात करूंगा। तो सबसे पहले भाग कौन लेगा इसमें? लोकसभा। क्या? लोकसभा। पहली कंडीशन क्या है इसके अंदर? लोकसभा व, किसकी बात कर रहा हूं? लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। किसकी बात कर रहा हूं मैं? निर्वाचित सदस्य। लोकसभा और राज्यसभा के अंदर दो प्रकार के सदस्य होते हैं, निर्वाचित भी होते हैं और क्या, मनोनीत भी होते हैं। तो मनोनीत की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पर। कौन से भाग लेंगे? ओनली फॉर कौन से? निर्वाचित के सदस्य भाग लेंगे। नंबर 2 पर क्या लिखा हुआ है? जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों की विधान, सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, कैसे सदस्य? निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे हैं। तो लोकसभा व राज्यसभा के क्या है? निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, मतलब जितने भी राज्य हैं उनकी जो विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य भी भाग लेने के लिए कहां पर जाएंगे? राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर शामिल होंगे। 3 नंबर पर क्या है? 3 नंबर पर क्या लिखा हुआ है? कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 17वां संविधान संशोधन। 17वां संविधान, 17वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1992 को। कब हुआ था? 17वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992। और इसके अंदर लिखा गया कि दिल्ली, क्या? दिल्ली व पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा, की विधान सभा के निर्वाचित सदस्य भी क्या लेंगे? सदस्य भी भाग लेंगे। क्या? दिल्ली व पुडुचेरी केंद्र शासित जो प्रदेश है उसकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी क्या लेंगे? भाग लेंगे। किसके अंदर? राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर। इसके लिए कौन सा अमेंडमेंट किया गया था? कौन सा किया गया था? 17वां संविधान संशोधन 1992 के अंदर। और इसमें इन्होंने भाग कब लिया था? संशोधन 1992। उसके बाद में जस्ट जो राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं 5 साल बाद, तो कब होते हैं? 1997 के अंदर। तो कब? 1997 में जो पहली बार दिल्ली और पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके जो क्या है विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों ने क्या लिया था? भाग लिया था। किसके अंदर? राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर। तो 3 कंडीशन मैंने आपको बताई है। कौन कौन सी? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल, और किसमें है? 54 के अंदर। लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य क्या लेंगे? भाग लेंगे। और सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्या लेंगे? भाग लेंगे। मतलब लोकसभा और राज्यसभा के तो दोनों सदन के भाग लेंगे निर्वाचित सदस्य। सभी में निर्वाचित होगा जाना, मनोनीत कोई भाग नहीं लेगा। सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। 17वां संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। मतलब इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। सभी सदस्य कौन से भाग लेते हैं? निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ध्यान रखना। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब मैं बात करूं कि कौन सा सदस्य है जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। तो आपको क्या पता होना चाहिए। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन से भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो भाग लेने वाले 2-3 दे देंगे और एक क्या है ऑप्शन दे देगा जो भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो हमें वो भी याद होना चाहिए। तो राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल 54 भाग नहीं लेते। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? लोकसभा, क्या? लोकसभा व राज्य सभा के मनोनीत सदस्य। कौन से सदस्य? मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। क्या है? लोकसभा राज्यसभा के मनोनीत सदस्य कौन से भाग नहीं लेते? मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। नंबर 2, राज्य विधान परिषद, विधान परिषद के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य
भाग नहीं लेते। क्या लिखा हुआ इसमें? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, कौन से नहीं लेंगे? सीधी सी बात है, पीछे कौन रह गए? मनोनीत रह गए ना। और विधान परिषद, मतलब विधान परिषद प्रत्येक राज्य के अंदर है नहीं, सभी राज्यों के अंदर कौन सा होना अनिवार्य है? विधानमंडल। क्या विधानसभा होना जरूरी है? क्या विधानसभा, और तो कई राज्यों के अंदर विधान परिषद है और कई नहीं है। तो जो जिन राज्यों के अंदर क्या विधान परिषद है, उसके चाहे निर्वाचित सदस्य हो या फिर क्या मनोनीत सदस्य हो, दोनों ही क्या भाग नहीं लेंगे। निर्वाचित भी भाग नहीं लेंगे और मनोनीत भी भाग नहीं लेंगे। तो आप इसको क्या एक बार नोट कर लो। अब दूसरी बात आती है कि राष्ट्रपति के चुनाव में क्या भाग ले सकता है एंग्लो इंडियन? क्या एंग्लो इंडियन है, अंग्ल भारतीय सदस्य क्या भाग ले सकता है? राष्ट्रपति चुनाव में एंग्लो इंडियन मतलब अंग्ल भारतीय, अंग्ल भारतीय क्या है? अंग्ल भारतीय क्या है? राष्ट्रपति के चुनाव में अंग्ल भारतीय भाग ले सकता है। क्या ले सकता है? लेकिन क्या होना चाहिए? लेकिन वह क्या होना चाहिए? निर्वाचित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निर्वाचित होना चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव में अंग्ल भारतीय सदस्य भी क्या ले सकते हैं? भाग ले सकते हैं, लेकिन वह क्या होना चाहिए? निर्वाचित होना चाहिए। सबसे पहले जो भाग लेने वाले राष्ट्रपति के चुनाव में कौन थे? डेरेक, नाम क्या था? डेरेक ओ ब्रायन। ओ ब्रायन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था। क्या है? भाग लिया था। तो राष्ट्रपति चुनाव में अंग्ल भारतीय भाग ले सकता है, लेकिन वह क्या होना चाहिए? निर्वाचित होना चाहिए। ठीक है। और पहले सदस्य जिन्होंने अंग्ल भारतीय, कौन सदस्य थे पहले जिन्होंने क्या राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था? तो वो कौन थे? कौन थे? डेरेक ओ ब्रायन। क्या नाम था इनका? डेरेक ओ ब्रायन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था। तो हमारा कौन सा पूरा हो गया? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कंप्लीट हो गया। तो आप स्क्रीनशॉट लो एक बार इसका। अब हम बात करेंगे कौन से अनुच्छेद की बात करेंगे हम? राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल की हमने बात कर ली, कौन कौन भाग लेंगे। ठीक है। और निर्वाचन की प्रक्रिया प्रक्रिया होगी वो किसमें होगी? राष्ट्रपति के निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया किसमें है? अनुच्छेद 55 के अंदर है। कौन से अनुच्छेद के अंदर है? राष्ट्रपति पद के लिए, मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो किस आर्टिकल के अंदर है? अनुच्छेद 55 के अंदर है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि कौन सी विधि के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा? एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय, कौन सी विधि? एकल संक्रमणीय अनुपातिक, अनुपातिक, कौन सी विधि? एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा, गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा क्या किया जाएगा? राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। और एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त मतदान प्रणाली का एक अन्य नाम और कौन सा है? कौन सा है? आंद्रे हेयर। क्या है? आंद्रे हेयर विधि है। इसका एक और नाम क्या है? आंद्रे हेयर विधि। इसे किस एक और नाम से जाना जाता है? आंद्रे हेयर विधि के नाम से जाना जाता है। तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा क्या किया जाएगा? राष्ट्रपति का क्या किया जाएगा? चुनाव किया जाएगा। तो इस चुनाव प्रणाली में क्या होता है? इस जो एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त मतदान प्रणाली है, इसके अंदर क्या होता है? इस चुनाव प्रणाली में, इस चुनाव प्रणाली में, इस चुनाव प्रणाली में मतदाता को वरीयता क्रम
क्रम के अनुसार मत देना होता है। क्या होता है? मत देना होता है। इस चुनाव प्रणाली में मतदाता को वरीयता क्रम के अनुसार क्या देना होता है? मत देना होता है। और इस चुनाव के लिए जो क्या है, एक विधायक का मत मूल्य भी निकाला जाता है। तो एक विधायक का मत मूल्य क्या होता है? एक विधायक का मत मूल्य क्या होता है? राज्य की जनसंख्या, कौन सी जनगणना लेनी है? कौन सी? 1971 राज्य की जनसंख्या, निर्वाचित विधायकों की संख्या, क्या? निर्वाचित विधायकों की संख्या इंटू 1/1000 आपको क्या कर देना है? ये कर देना है। तो एक विधायक का मत मूल्य क्या होता है? अगर एक विधायक का मत मूल्य निकालना जाता है तो किस सूत्र का यूज किया जाएगा? राज्य की जनसंख्या, जिस राज्य से वो आया है मतदाता, तो राज्य की जनसंख्या कौन सी लेनी है? 1971 की, ठीक है, जनगणना। तो निर्वाचित विधायकों की संख्या इंटू 1/1000 का हमें सूत्र का उपयोग करना है, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब आप सोच रहे होंगे कि एकल संक्रमण या अनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त पद जो मतदान प्रणाली है वो क्या है? ध्यान देख लो। जैसे राष्ट्रपति पद के लिए मैं आपको सीधी सी भाषा में बताऊं तो क्या है? ए, बी, सी और डी, मतलब राष्ट्रपति पद के लिए कितने व्यक्ति खड़े हुए हैं? 4 व्यक्ति मान लो खड़ा हुआ है। एक का नाम क्या है? एक का नाम है ए, एक का नाम है बी और एक का नाम है सी और एक का नाम डी है। तो अब क्या है, मान लो चुनाव जो देने के लिए क्या है, मतदान करने के लिए कौन सा आएगा? ई नाम का क्या है? बंदा आएगा। क्या आएगा? ए नाम का व्यक्ति आएगा। इनको इनमें से क्या है, जो हम मंत्रियों का जैसे चुनाव होता है, सरपंच का हो गया, तो हम क्या करते हैं? एक को ही देना होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो ये व्यक्ति इनको जो देगा, अपना वोट देगा, तो वो कैसे देगा? इसमें क्या होता है, अगर सबसे पहले जिताना चाहता है, जैसे एक नंबर को इसका जो किसको वोट देना चाहता है, जिताना चाहता है, मान लो बी को, तो ये क्या करेगा? एक स्लिप लेगा, उसमें पहले क्या है? बी को वरीयता देगा। मतलब जो एक नंबर पर इसका जो फेवरेट आदमी है, किसको जिताना चाहेगा? बी। इसको क्या है? वोट चारों को ही देने पड़ेंगे, लेकिन क्रम के अनुसार, मतलब जिस इच्छा के अनुसार ये जिताना चाहता है, ठीक है। दूसरे पर इसकी मजबूरी है कि देना पड़ेगा, तो सी नंबर पर क्या है? पहला जो जिताएगा वो तो बी है। दूसरे पर ये क्या है? अगर ये ना जीते तो कौन जीतना चाहिए? सी जीत जाना चाहिए। 3 नंबर पर ये मानता है कि एक ए और लास्ट के अंदर जो बचते हैं वो होते हैं। तो मतलब एक व्यक्ति को इन चारों को क्या देना पड़ेगा? वोट देना पड़ेगा। मतलब मैं अगर राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर जाऊं तो अगर 4 व्यक्ति है ना, तो मुझे उन चारों को क्या देना पड़ेगा? वोट देना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे को क्या है, जो व्यक्ति अच्छा लगता है, जो बढ़िया व्यक्ति होगा, जिसे मैं क्या राष्ट्रपति बनाना चाहूंगा, तो मैं क्या करूँगा? जिस व्यक्ति को बनाऊंगा ना राष्ट्रपति, उसे मैं क्या पहला स्थान दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद मुझे जो अच्छा लगे 2 नंबर पर वो रखूंगा, फिर 3 और 4 नंबर पर। मतलब मुझे वोट क्या देना है? चारों को ही देना पड़ेगा, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार क्या है, मैं अपने जो कर्म को क्या है रख सकता हूँ, ठीक है। तो ये है एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व की गुप्त मतदान है प्रणाली। और ये क्या है? गुप्त रखा जाता है कि कौन सा वोट क्या है, ये व्यक्ति जैसे पहले ई ए को दे रहा है, बी को दे रहा है, सी को दे रहा है, डी को, ये क्या बात है? गुप्त रखी जाती है, ठीक है। ये कौन सी होगी? एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अब आप सोच रहे होंगे कि जो जनगणना है, अब 2000 कौन सा चल रहा है? 2024 चल रहा है। तो हम जनगणना क्या 1971 की यूज क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे कारण है। इसके लिए संविधान में संशोधन हुआ था। कौन सा? 84वां संविधान संविधान संशोधन कब हुआ था? 2001 में हुआ था। 84वां संविधान संशोधन 84वां संविधान संशोधन 84वां संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि क्या? 84वां संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि 2026 तक राष्ट्रपति
के चुनाव में 1971 की जनसंख्या ली जाएगी। मतलब अभी तो क्या 2 साल और बाकी है, 2 साल के अंदर अगर राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें भी क्या ली जाएगी, 1971 की जनसंख्या ली जाएगी। उसके बाद में अगर संविधान संशोधन क्या है और भी कर सकते हैं कि आगे तक होगा, लेकिन फिलहाल कहाँ तक है, 2026 तक क्या है, हमें यूज करेंगे किसकी जनसंख्या, 1971 की जो जनगणना हुई थी उसकी जो अनुसार जो जनसंख्या है राज्य की, उसकी क्या करेंगे हम, ये लेंगे। ठीक है, तो 84वां संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि 2026 तक राष्ट्रपति के चुनाव में 1971 की जनसंख्या क्या ली जाएगी। ये नोट लगा के लिखा है। फिर मैंने कहा था एक विधायक का मत मूल्य, तो जो राजस्थान का एक विधायक का मत, राजस्थान का क्या है, राजस्थान के एक जो विधायक का मत मूल्य कितना है, राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य कितना है, कितना 129 है। राजस्थान के एक विधायक मत मूल्य, मैंने कहा था कि जो विधायक का मत मूल्य निकालना है, क्या सूत्र बताया था, तो क्या राज्य की जनसंख्या कौन सी लेनी है, 1971 की, बटे क्या है, निर्वाचित विधायकों की संख्या इंटू 1/1000। ठीक है, तो राज्य के, राजस्थान है ये ध्यान, क्या है, राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य कितना है, 129 है। और सर्वाधिक किस राज्य का विधायक मत मूल्य है, सर्वाधिक किसका है, 208 है, यूपी का है, किसका, यूपी का। और कम, न्यूनतम किसका है, न्यूनतम जो किसका है, न्यूनतम है सिक्किम का, सिक्किम का कितना है, 07 है, कितना है, 7 है, जो सबसे क्या है, न्यूनतम है, ध्यान रखना क्या है ये, न्यूनतम है। तो एक बार आप इतना स्क्रीनशॉट लो। अब जैसे हमने क्या है, एक विधायक का मत मूल्य निकाला है, तो ये तो विधायक राज्यों से जो आएंगे वोट देने के लिए, किसको, राष्ट्रपति को चुनाव में वोट देने के लिए आएंगे, तो सांसद के भी आएंगे ना, संसद के सदस्य भी आएंगे, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य आएंगे। तो एक सांसद का मत मूल्य कैसे निकाला जाएगा, तो एक सांसद, सांसद का मतलब जो संसद, लोकसभा या राज्यसभा से जो व्यक्ति आएगा उसे हम क्या कहेंगे, सांसद कहेंगे। ठीक है, तो एक सांसद का विधायक मत मूल्य, एक सांसद का क्या, एक सांसद का मत मूल्य, विधायक तो राज्य के अंदर हो गया, एक सांसद का मत मूल्य कैसे निकाला जाएगा, सभी विधायकों की संख्या, सभी विधायकों की क्या ली जाएगी, संख्या ली जाएगी, बटे निर्वाचित सांसदों की संख्या ली जाएगी, निर्वाचित सांसदों की संख्या क्या ली जाएगी, सभी विधायकों की संख्या, सभी विधायकों के मत, सभी विधायकों के मत मूल्य, मत, ओ सॉरी, सभी विधायकों के मत मूल्य का योग होगा, सभी विधायकों के मत मूल्य का योग बटे निर्वाचित सांसदों की क्या है, संख्या ली जाएगी, किसके अंदर, एक सांसद के विधायक मत मूल्य अगर निकालना हो तो उसके अंदर ली जाएगी। ठीक है, अब हम नया स्टार्ट करेंगे, नया क्या, लगभग 30-35 मिनट की हमने क्लास ले ली है, तो अब हम क्या है, कल आगे अनुच्छेद की बात करेंगे। तो हमारा राष्ट्रपति का टॉपिक है काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या है, 5 से 6 दिन लगेंगे, लेकिन आप ध्यान रखना इसमें से एक पर्सन, जो आप कोई सा भी पेपर दो उसमें से एक पर्सन राज्यपाल और राष्ट्रपति का क्या है आता है। तो अगर आपने राष्ट्रपति अच्छे से तरीके से, बढ़िया तरीके से तैयार कर लिया, तो राज्यपाल क्या हो जाएगा आपका, ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या है, सिर्फ अनुच्छेद का ही फर्क है, बाकी अंदर जो बातें लिखी हुई है सेम सेम है, मतलब 90% सेम है, 10% मैं आपको नहीं कह सकता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। ठीक है।